नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम गठबंधन के नेता एक्टिव हैं और एक दूसरे पर हमला भी बोल रहे हैं। इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन उसूलों पर आधारित नहीं है। ये उसूलों की मबनी नहीं है। अगर होता तो 87 के इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए इतनी बड़ी दांदियां करके जम्मू कश्मीर को खून के दरिया में नहीं धकेलते। ये जो खून का दरिया है इसको जम्मू कश्मीर में पिछले 87 से लेके आज तक बह रहा है, वो उसकी वजह तो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की चोरियां, उसको दांतलियां सरकार बनाने की हाउस में। तो आज भी इनकी जो है सरकार बनाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते, कोई उसूल परस्ती नहीं है। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर दिए हैं। जैसे लद्दाख में खड़ा कर दिया था, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस चला गया। तो ये तो इनकी आपस में ऐसी है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार के इस्तीफे को लेकर के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने जो है वो ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरीके से टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दिया है उसी तरीके से ममता बनर्जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी जी को जवाहर सरकार से थोड़ी सी प्रेरणा लेते हुए कैबिनेट मीटिंग बुलाते हुए अपना त्यागपत्र सौंप देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में और हेल्थ मिनिस्टर के रूप में ममता बनर्जी पूर्ण तरीके से आरजीकर मामले में फेल हो चुकी है। और अब ये बात कोई भाजपा वाले केवल नहीं कह रहे, देश की जनता, बंगाल की जनता तो कह ही रही थी। अब तो खुद ममता दीदी के ही पार्टी वाले लोग ही कहने लगे। सुखेंदु शेखर ने पहले कहा, फिर उसके बाद शांतनु सेन ने कहा, अब उसके बाद जवाहर सरकार ने पत्र में क्या लिखा है कि एक तो टीएमसी का मतलब बन चुका है टू मच करप्शन, पार्था का करप्शन, फलाने का करप्शन, इतना करप्शन कि पंचायती वाले मेंबर लग्जरी कार में घूम रहे हैं। दूसरा कि करप्शन पर बोलते हैं तो तानाशाही रवैया अपनाते हुए ममता दीदी ईदी अमीन की तरह उनको चुप करा देती है। और तीसरा कि आरजीकर केस में टोटल नो कॉन्फिडेंस है जनता का उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सच को दबाव किया, बेटी को न्याय नहीं दिलाया। और माता पिता का जो बयान सामने आया है कि डॉक्टर्स ने पुलिस वालों ने किस प्रकार से पैसे दिए, किस प्रकार से डॉक्टर्स को धमकाया गया, किस प्रकार से सबूत को मिटाया गया संदीप घोष के द्वारा, इसके बाद ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। पर उल्टा ममता बनर्जी क्या करती है, वो डॉक्टर्स को धमकाती है उनके एमएलएस और एमपीज के द्वारा। उनके नेता आए दिन डॉक्टर को कसाई बोल देते हैं। तो आज सवाल सिर्फ इतना है कि ममता बनर्जी अपना त्यागपत्र कब देंगी। और एक सवाल ये भी जुड़ता है कि इंडिया अलायंस के सारे नेता कहां गायब हो गए। न संविधान बचाओ वाली मंडली, न लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली मंडली आज ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दरअसल खेलकूद को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने जो है वो अपनी बातों को रखा है और खेलकूद के महत्व को बताया है। एक स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद कितना महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य पर खेलकूद का कितना असर होता है, ये बताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेल कूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है। और स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की गतिविधियां, योगासन, प्राणायाम, ये सभी क्रियाएं एक स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और स्वस्थ शरीर ही एक समर्थ समाज का और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार भी कर सकता है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, जो अपने
अनेक कार्यक्रम देश के विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रस्तुत किए थे। उनमें महत्वपूर्ण खेल और खेल कूद की गतिविधियों को लेकर के भी है। आपने इस बात को देखा होगा, खेलो इंडिया खेलों की प्रतियोगिताएं रही हो या फिट इंडिया मूवमेंट अथवा सांसद खेल कूद प्रतियोगिता, गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं बखूबी इस आयोजन के माध्यम से आज आयोजित हो रही हैं। हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों के साथ जुड़ रहा है और वर्तमान में पेरिस में चल रहे पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पैरा ओलंपिक के हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और अपने देश का लोहा वहां मनाने का काम भी किया है। वहीं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी हरियाणा में तमाम पार्टियां रेस नजर आ रही है। बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी जो है वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और इस बीच अगर हम बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के अब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर के आज आप हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तैयारी कर रहा हूं 90 विधानसभा सीटों पे। आलाकमान की तरफ से अगर जो गठबंधन की कोई खबर हमारे पास अभी तक आई नहीं है, अगर आज खबर नहीं आती है तो शाम तक हम अपनी 90 विधानसभाओं की लिस्ट जारी करेंगे। क्या माना जाए सर, शाम तक पूरी ये लिस्ट जारी आम आदमी पार्टी कर देगी? नॉमिनेशन की डेट क्योंकि बहुत नजदीक है। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है और पूरी तैयारी हमारे पास है, बस थोड़ा सा इंतजार है, नहीं तो आज जारी करेंगे। शाम तक का सर फाइनलाइज जी। सर राघव चड्ढा ने है, क्या लगता है गठबंधन हो पाएगा? ये राष्ट्रीय स्तर पे जो भी वार्ता चल रही है, आम आदमी पार्टी की एक अनुशासित पार्टी है, उसका हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूं कि केवल हमें आला कमान के निर्देश के इंतजार है। हम 90 विधानसभाओं पे तैयार हैं। सर अगर कोई मैसेज नहीं, पार्टी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तैयारी कर रहा हूं 90 विधानसभा सीटों पे। आलाकमान की तरफ से अगर जो गठबंधन की कोई खबर हमारे पास अभी तक आई नहीं है, अगर आज खबर नहीं आती है तो शाम तक हम अपनी 90 विधानसभाओं की लिस्ट जारी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां 73वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2024 का आज उद्घाटन हुआ। और इस उद्घाटन समारोह पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कहा, इस समारोह पर वो आपको सुनाते हैं। एसएसबी ने ये अखिल भारतीय कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ 35 बटालियन में कराया था, जिसमें देश की विभिन्न पुलिस और पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस की हमारे खिलाड़ियों ने को भाग लेना है और भारी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था एसएसबी ने लोकल पीएसी तथा स्थानीय प्रशासन के साथ और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया है और पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार ने यहाँ 35 बटालियन में 10वीं बटालियन में स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया है, जैसे कि यहाँ का नया सिंथेटिक ट्रैक है, एस्ट्रोटर्फ हमारा नया 10वीं बटालियन में लगा है और लगातार खेलों के को जो प्रोत्साहन राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। 500 से अधिक कुशल खिलाड़ी भर्ती किए गए हैं। कुछ अखिल भारतीय और विश्व स्तरीय कार्यक्रमों में और खेलों में भाग लेने वाले, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी भी डायरेक्ट बनाया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो इससे अधिक खेल संस्कृति और खेल भावना जागृत होगी। सर वहीं कांग्रेस जो है वो आरएसएस पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बीच कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा है कि आरएसएस नहीं चाहती है कि महिलाएं कामकाज करें, आरएसएस सिर्फ ये चाहती है कि महिलाएं रसोई और घर में रहें।
truth is explained in detail, BJP will be disturbed. We all know that BJP lives on lies, and Mr. Gandhi, as LOP leader, after being the LOP leader, he has gone to US for on the invitation of the Indian community, and he has spoken in 2 events today with the students in the university and then with the diaspora. 2 different conversations. He has explained about the RSS way of thinking, the RSS mindset, the way RSS treats the women of India, because they want the women of India to be in the kitchen and at homes only. They don't want the women of India to come up. They don't want the women to be equal to the men of India. Therefore, Mr. Gandhi has explained that we, as a Congress party, we believe that women should be given equal opportunities to the men, and men should be given that protection and that kind of respect in all spheres. What is wrong in it? Why BJP is jumping up and down? Because BJP, I feel that RSS mindset is the BJP's mindset, but BJP can have any kind of mukotas, but their real DNA is the RSS DNA. Therefore, their anger can be understood, but we can humbly say to them that we respect your views, but respect our views also. वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री अखिलेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र बजट से रिसर्च ग्रांट की राशि में कटौती कर रही है। सरकार है वो लगातार अपने बजट से रिसर्च ग्रांट्स को कम कर रही है। वो लगातार रिसर्च ग्रांट्स का अमाउंट कम करती जा रही है, और दूसरी तरफ जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुद अपने दम पर रिसर्च ग्रांट्स लेके आ रहे हैं तो उन पर 18% GST लगाया जा रहा है। देखिए, रिसर्च कोई बिजनेस नहीं है। रिसर्च देश के डेवलपमेंट में एक इन्वेस्टमेंट है। अगर IIT दिल्ली जैसा इंस्टीट्यूट नई तरह की गाड़ियां, नई तरह के एयरक्राफ्ट, तरह तरह के मटेरियल्स, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह पे रिसर्च कर रहा है तो उस पर GST क्यों लगाया जाए? तो आज की GST काउंसिल की मीटिंग में रिसर्च ग्रांट्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिलती हैं, अगर उस पर किसी भी प्रकार की GST लगाने की बात होती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट से। अभी तक 2000 रुपए से कम सारे ऑनलाइन पेमेंट्स GST से एग्जेम्प्ट थे, लेकिन एक प्रस्ताव आज GST काउंसिल में आ रहा है कि जो पेमेंट गेटवेज के माध्यम से होते हैं उन पर GST लगना चाहिए। लेकिन ये छोटे बिजनेसेस पर और स्टार्टअप्स पर बहुत बड़ा प्रहार होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स 100% ऑनलाइन पेमेंट्स पर रिलाय करते हैं, ऑनलाइन सेल्स पर रिलाय करते हैं। तो अगर GST पेमेंट गेटवे पर लगेगा तो वो इन बिजनेसेस को ही पास ऑन होगा। छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगली खबर की ओर। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा टेक्सास में दिए गए बयान को लेकर के फिलहाल बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा है कि वो भारत से बाहर जाके भारत की तारीफ करने के बजाय भारत को गाली दे रहे हैं। गांधी जो युवराज हैं और तीसरी बार भी कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने नकार दी, 99 पे आके अटका दिया और ये दुनिया में जाकर के जो भारत आज मेक इन इंडिया के रूप में, जो भारत इनके कार्यकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को, अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ। मध्य प्रदेश में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार राज्य की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपना बयान भी दिया है और कहा है कि सरकार प्रदेश की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद ही इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे अपने भौगोलिक दृष्टि से दूसरे भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का अपना एक एरिया है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी समय के साथ हुई है। जब जिले तो बढ़ गए हैं लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज़्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के ज़िले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो ज़रूर करना है। तो संभाग, ज़िले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य ACS लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। ऐसे कई बड़े ज़िले अभी हमारे हैं, जैसे सागर, ये हमारा उज्जैन, इंदौर, ऐसे कई बड़े, धार, बड़े बड़े ज़िले हैं। इनके अंदर के जो अंदर की कठिनाइयां हैं, जैसे बिना रिफाइनरी बन गई तो बड़ा एक स्थान हो गया, तो आगे आने वाले समय में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ऐसे कई निर्णय अंदर करके इस बारे में विचार किया जाएगा। इस आयोग के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि जैसे हमने पुलिस थानों की सीमाएं बदली थी और सीमा बदल करके उन पुलिस थानों को जनता की बेहतरी के लिए नज़दीक से नज़दीक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसी प्रकार से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से ये निर्णय भी कारगर सिद्ध होगा। मेरी अपनी ओर से ऐसे सारे सुझाव जिनको लगता है कि हमारे इस क्षेत्र को जोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ये ACS मनोज श्रीवास्तव जी रिटायर्ड हैं, उनके पास जरूर पहुंचाएं और वो अपने जिलों में ये काम का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है हमारी सरकार लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती रहेगी और उसी के परिणाम हमको प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय श्री। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में दरअसल इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी के अगर हम नेता की बात करें और साथ ही झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर की, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारियों में लग चुकी है। ऑलरेडी पिछले 10 दिन पहले ये तय हुआ था, चूंकि
मैं तो जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए बिजी हो गया था, 18 तक तो वहाँ रहना ही होगा। मगर यहाँ जो झारखंड में हमारी पार्टी की प्रिपरेशंस यहाँ के चुनाव के लिए था, तो उसको लेकर ऑलरेडी हमने 2 सीनियर सेक्रेटरीज भी यहाँ लगाए और उन सेक्रेटरीज और पीसीसी के टीम को, हमारे सीनियर लीडर्स को लेकर के एक बैठक होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो स्टेट का फिलहाल 8-9 महीने से जो हम लोगों ने देखा है, जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है, उसको लेकर हाईकमांड ने तो अपॉइंटमेंट कर दी, बट यहाँ आकर उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब या उनका जो काम है, कार्यक्षेत्र अलग अलग करना, ताकि यहाँ का काम भी सफ़र न करे और फास्ट ट्रैक पर वो आगे बढ़े, जो हमने प्रोग्राम हाथ में लिए हुए हैं। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट बैठक होना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए मैं श्रीनगर, दिल्ली, रांची रात को पहुंचा और रात को ही सबको बिठा करके जो रिक्वायर्ड थे उसमें उनके साथ डिस्कशन हुआ और आपस में मिल बैठ के वो प्लान हमने आने वाले दिनों के लिए, हमारी जो प्रोग्रामिंग है, हमारी जो इंटरनल एक्सरसाइज है, वो कैसे आगे बढ़े। वहीं आज अगर हमको बात करें बिहार की राजधानी पटना में पशु एम्बुलेंस को नीतीश कुमार की मौजूदगी में जो है वो हरी झंडी दिखाई गई और इस दौरान वहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं इस हरी झंडी को दिखाए जाने के बाद विजय कुमार सिन्हा ने डबल इंजन की सरकार की सराहना की। बढ़ता बिहार, बदलता बिहार, डबल इंजन की सरकार की झलक दिखाई पड़ रही है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, किस तरह से गया, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना में स्वस्थ रहने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। अब इंसान तो इंसान, अब जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज भारत सरकार के पशुपालन मंत्री माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, आज हर प्रखंड में एम्बुलेंस भेजा जा रहा है जानवर को स्वस्थ रखने का। यही बिहार था जहां जानवरों के चारा को लूट कर खा जाते थे और जानवर बीमार पड़ते थे, भूखे तड़प तड़प कर मरने के लिए विवश होते थे। ये जंगल राज वाले लोग, चारा खाने वाले लोग, देख लें, इनके युवराज आंख खोलकर देख लें कि बढ़ता बिहार, बदलता बिहार किस तरह से काम कर रहा है। लोग बिहार के अंदर खजाना लूटने में, चारा चुराने में लगे रहे और आज बिहार पूरी तरह से विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात करें तो उन्होंने भी जीएसटी काउंसिल की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा सरकार जो है वो लगातार आम आदमी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, देने का काम कर रही है। तो आज जो जीएसटी काउंसिल में सभी लोग का प्रस्ताव आता है उस पर जरूर विचार करेंगे। क्या एजेंडा रहने वाला? लगातार बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या करने का मामला जो है वो सामने आया है। पटना सिटी के मनोज कमलिया स्टेडियम के सामने भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर के आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा नेता संजीव यादव ने कहा कि अपराधियों के हौसले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इस बेखौफ अपराधियों की वजह से जो है आए दिन लोगों की जाने जा रही है। ऐसे में पुलिस को मामले में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आज दिनांक 9/9/24 को सुबह लगभग 6:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि नई सड़क में सिटी फूड रेस्टोरेंट है, उसके सामने एक व्यक्ति की गोली मारकर जख्मी कर दिया गया, जिन्हें अस्पताल इलाज हेतु लाया गया था, परंतु इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही और अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। कहाँ रहते थे, क्या करते थे? ऐसे उनका पुकारू नाम मुन्ना शर्मा है और श्याम सुंदर शर्मा उनका नाम हुआ और नई सड़क के ही निवासी थे। कितने बजे घटना है? अभी पूछताछ के क्रम में यही ज्ञात हुआ है कि लगभग 4:30 बजे सुबह की घटना। परिजनों से मिलने के बाद सर क्या कुछ मालूम चला? अभी तो विशेष जानकारी नहीं मिली, अनुसंधान चल रहा है।
पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेशवासियों को सौगात दी। सीएम ने मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखाया। इसका मतलब हुआ कि पशुपालकों को अब पशुओं के इलाज के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार यह सुविधा उन्हें उनके दरवाजे पर मुहैया कराने जा रही है। पशुपालक के दरवाजे पर ही पशुओं का इलाज हो सके, इसके लिए सरकार मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन उपलब्ध करा रही है। जिले के हर प्रखंड में यह वाहन होगा। इस गाड़ी में एक पशु चिकित्सक, एक सहायक और चालक उपलब्ध होंगे। प्रत्येक कार्य दिवस को यह गाड़ी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पशुपालकों को सेवा उपलब्ध कराएगी। गाड़ी प्रत्येक दिन 2 गांव में जाएगी। आपात स्थिति में पशुपालक यह सुविधा प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल भी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी और साथ ही अन्य नेता भी मौजूद रहे। तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।